हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एमपी सेट एंड एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, दोनों एग्जामिनेशंस के, दैट इज एमपी सेट एंड एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस को देखेंगे तो सेम सिलेबस है, जहां पर 10 यूनिट्स आपसे पूछी जाती है, जिसमें आता है आपका अकाउंट्स, ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैट्स, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, इनकम टैक्स, लीगल एस्पेक्ट, बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एमपी सेट एंड एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में होते हैं। तो एक एक यूनिट करके हम इनके पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहले हम एमपी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दोनों का कंबाइंड सेशन ये रहने वाला है। अराउंड हमारे पास 37 to 40 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ हम सॉल्व करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस को समझेंगे, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन हम उसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। So before starting the session, I would like to give you some information regarding our courses. हमारे ऐप पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या एमपी टेट एग्जामिनेशन में कॉमर्स का प्रिपरेशन आपका चल रहा है, या इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर एमपी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं। सारे के सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। हमारे ऐप पर जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी जिसपे अनलिमिटेड व्यूज है। आपको यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप सिर्फ 1 या 2 बार अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं, आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है, आपका सिलेबस जल्दी कवर होता है, और सारी की सारी क्लासेस हमारे क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। हमारे सेशंस में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस दिए जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसका सबसे अच्छा फायदा है कि ये बाइलिंगुअल में होता है, यानी कि आपको जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे वो पीडीएफ इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। तो अगर आपका मीडियम हिंदी भी है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आराम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्विजेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी, एग्जाम में लिखना कैसे है, आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको क्विजेस एंड मॉक सॉल्व करके मिलती है। इनसे आपका प्रिपरेशन और बेहतर बनता है, आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं, और एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक मॉक ही कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसीलिए मॉक्स को सॉल्व करना जरूरी है बिफोर एग्जामिनेशन। हम आपको हमारे ऐप पर मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो किसी भी चीज का वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से हमारे ऐप में इनरोल हो जाइए, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है हमारा ऐप, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। बात करते हैं आज के सेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो है हम यूनिट 3 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो दोनों ही एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मैं लूंगी यहाँ पर। अगर आप एमपी सेट की बात करें तो उसके क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एमपीपीएससी के भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के, क्योंकि यूनिट सेम है तो इसीलिए में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है,
पहले हम एमपी सेट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एमपी सेट में अराउंड 10 क्वेश्चन है, ओनली सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो छोटा छोटा टारगेट बना के करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले इन 10 क्वेश्चंस को करते हैं जो कि एमपी सेट पीवाईक्यूज में पूछे गए थे। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, पूछ रहा है कि अवसर लागत शब्द किसको संदर्भित करता है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट है, क्या इसका मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट है, कॉस्ट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, परिवर्तनीय लागत, शॉर्ट रन लागत, किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन के पक्ष में लागत का भुगतान, उत्पादन के इष्टतम स्तर से संबंधित लागत। तो इनमें से कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है। देखो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत ना? आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो भी खर्चा आपका लगता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। ओके, अब हमसे पूछा है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मतलब आपको एक मौका दिया, आपने उस मौके को गवा दिया, तो जो मौका आपने गवाया है ना, उसकी कॉस्ट को, उसकी लागत को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हमेशा मैं इस चीज का एग्जांपल देती हूँ, अगर अभी आप मेरे साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले आपके एक फ्रेंड ने आपको कॉल करके कहा था कि देखो थिएटर में ना नई मूवी लगी है, चलो देखकर आते हैं। लेकिन आपने कहा मेरे ना एग्जाम्स है, एग्जाम्स की तैयारी मुझे करनी है, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, इसीलिए मैं अफेयर्स विद बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर क्लासेस अटेंड करने जा रहा हूँ, मुझे मूवी नहीं देखनी, मेरा पर्पस है अभी कि मैं यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, मूवी देखने का और पढ़ाई करने का। आपने चूज करा पढ़ाई करने का, तो यहां से तो आपको बेनिफिट मिल गया, बट जो बेनिफिट मूवी देखकर मिल सकता था, जो मजा मूवी देखकर मिल सकता था, वो चला गया, वो कॉस्ट गई। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर मैं एक और एग्जाम्पल से समझाऊं, सपोज कीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आप क्या है, इन्वेस्टर हैं, आपके सामने दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए कहता है कि अगर आप हमें 1 लाख रुपए देंगे तो हम आपको आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 साल बाद इसका 20% इंटरेस्ट देंगे। भाई कितनी अच्छी बात है, 1 लाख का 20% यानी कि 20,000 तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। आंखों में वो रुपीस का साइन बन गया, ऐसे चमक आ गई आंखों में। प्रोजेक्ट बी ने बोला आप अगर मुझे 1 लाख रुपए देंगे और 2 साल का समय देंगे, ठीक है, 2 साल का समय देंगे, तो मैं आपको 30,000 यानी कि 30% इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा वापस करूंगा। अब आपने सोचा कि यहाँ पर पहले केस में सिर्फ 1 साल में 20,000 मिल रहे हैं और दूसरे केस में अगर मैं 1 साल और रुक जाता हूं तो 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपने सोचा मेरे पे ना इतना टाइम नहीं है, मेरे पे 1 ही साल का टाइम है, तो मैं ऑप्शन ए चूज करता हूं। आपने ऑप्शन ए चूज कर लिया। अब ऑप्शन ए चूज कर लिया तो उसका फायदा तो आप ले रहे, लेकिन जो फायदा आपको प्रोजेक्ट बी से मिल सकता था, यानी कि ये जो 30,000 का फायदा है ये प्रोजेक्ट बी से मिल सकता था, बट इसको आपने जाने दिया, तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट दैट इज फॉरगॉन, जो जा चुकी है ना। तो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कॉस्ट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आपने कोई कॉस्ट को ऐसे जाने दिया है कि चलो हम इसको सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? देखो हम साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं। क्वेश्चन करके आंसर टिक करना हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं है। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके आंसर को भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन 2 कह रहा है थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी है ये किसने दी थी? क्या ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, क्या ये पीएफ ड्रकर ने दी थी, क्या जेआर हिक्स ने दी थी, या पॉल सैमुअल्सन ने दी थी? अब क्या है थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, पहले समझते हैं इसके बारे में। देखो, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी in economics, a theory introduced by American economist Paul Samuelson 1938। वाओ मैम, हमें तो अपना आंसर मिल गया, पॉल सैमुअल्सन। यस, आपको आंसर मिल गया, बट हमें ये भी समझना है कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि कोई भी कंज्यूमर है, उसके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उसकी खुद की इनकम भी है, तो वो कैसे उन प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देता है। सपोज कीजिए आप अगर स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पहला प्रोडक्ट है बुक्स, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट है आपका इंटरनेट, तीसरा प्रोडक्ट है आपका मूवी, है ना। ये 3 प्रोडक्ट्स है, तो अब इन 3 प्रोडक्ट्स में से आप कैसे कैसे प्रेफरेंस देंगे? मैम सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है, मैं अपनी अलग प्रेफरेंस बता रही हूँ एज अ स्टूडेंट, ये मेरी प्रेफरेंस है। मैंने कहा पहले मुझे इंटरनेट चाहिए, फिर मुझे बुक्स चाहिए, देन उसके बाद अगर पैसा बचता है तो मैं अपना माइंड रिलैक्स करने, हो सकता है महीने में एक बार मूवी देखने चली गई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इनकम को अपने प्रोडक्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया। इस थ्योरी को कहा जाता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी ये? पॉल सैमुअल्सन ने 1938 में। आइए समझते हैं कि क्या कहा पॉल सैमुअल्सन ने। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस कैन बी रिवील्ड बाय व्हाट दे परचेज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, पर्टिकुलरली अंडर डिफरेंट इनकम एंड प्राइस सर्कमस्टांसेस। किसी भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस इस चीज से बताई जा सकती है कि वो अलग अलग सिचुएशंस में कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है। उसकी डिफरेंट इनकम है या फिर डिफरेंट प्राइसेस है, क्या कौन से प्रोडक्ट को वो ज्यादा महत्व देता है, इस थ्योरी को कहा जाता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। एक और बात यहाँ पर कही है, अ कंज्यूमर परचेजेस स्पेसिफिक बंडल ऑफ गुड्स, देन दैट बंडल इज रिवील्ड प्रेफर्ड गिवन कांस्टेंट इनकम एंड प्राइसेस टू एनी अदर बंडल दैट द कंज्यूमर कुड अफोर्ड। 2 बंडल किसी कंज्यूमर के सामने, एक बंडल्स में उसके प्रेफर्ड जो उसके प्रेफर्ड प्रोडक्ट है वो है, दूसरे में ऐसे प्रोडक्ट है जिसको वो अफोर्ड तो कर सकता है बट प्रेफरेंस नहीं दे रहा। और यहाँ पर कहा गया कि इनकम और प्राइस को कांस्टेंट माना गया। अब अगर हम इनकम प्राइसेस में चेंज लेकर आए तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होगा या नहीं होगा, इस चीज को रिवील करना ही कहलाती है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। समझ आ गया? क्लियर है अच्छे से? तो पूरा का पूरा ये पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया कि मैम हमें तो अपना आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो पॉल सैमुअल्सन इसका आंसर है। पॉल सैमुअल्सन ने ये थ्योरी दी थी 1938। क्लियर है? वेरी गुड। चलो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने 2 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, आप सभी ने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा अपनी क्लास 12th में, सब ने पढ़ा होता है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं सब ने पढ़ा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब नेशनल इनकम में आपको पता है भाई 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कन्वर्जन्स आपने सीखे होंगे इसके, कि अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी। अगर मुझे अपनी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना है तो मैं एब्रॉड वाली इनकम को ऐड करूंगी। तीसरी चीज होती है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना है तो आप इसमें नेट यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। और ये सारी चीजों को वाइस वर्सा, नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो एनएफआईए को माइनस कर दो,
एमपी से मार्केट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको नेट को माइनस करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मेरे पास जीडीपी दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट मुझे ये फाइंड करना है। तो भाई इसके अपोजिट में क्या होगा, जीडीपी एमपी, एमपी से मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मेरे पे ऑलरेडी मार्केट का प्राइस है, मुझे कॉस्ट पे जाना है, लागत को देखना है, तो मैं क्या करूंगी, नेट को माइनस करूंगी, नेट को माइनस करूंगी। अब नेट का फुल फॉर्म होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया माइनस में और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कौन से ऑप्शन में लिखा है कि जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, देखो यहां पर ऑप्शन नंबर डी में ये बात लिखी गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ये ऐड किया था, वैसे तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पे मैंने एज अ एक्सप्लेनेशन इसको ऐड किया हुआ है ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो वहां पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये कहना चाह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में आप जानते हैं कि हमारे पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना, बहुत सारे बायर सेलर्स हैं, एंट्री एग्जिट के लिए कोई बैरियर नहीं है, यानी कि फ्री एंट्री एग्जिट। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, हर एक पर्सन सेम प्रोडक्ट बेचता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती इसके अंदर। और यहां पर जो आपकी फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर, इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करती है फर्म उसको फॉलो करती है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सभी को पता है। तो कहा गया कि इसे परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्यू बायर्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट, खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, कुछ विक्रेता है कुछ खरीदार है, या फिर असामान्य लाभ। तो यहां पर आपको मैंने बताया पहली ही लाइन में कि परफेक्ट कंपटीशन में आपके बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इन डिफरेंस कर्व, सही विकल्प के मामले में उदासीनता वक्र क्या है। ठीक है, इन डिफरेंस कर्व क्या होता है, जहां पर आप दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आप उन गुड्स को कैसी भी क्वांटिटी में कैसी भी यूनिट्स में लें वो आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। इनडिफरेंट है मतलब अलग नहीं है। तो कह रहा है कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब अगर मुझे चाय पीने का मन है, चाय अवेलेबल नहीं है तो मैं कॉफी पी सकती हूँ, है ना, ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इनडिफरेंस कर्व आपका कैसा होता है, तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ ये इमेज। दो चीजें, एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब जहां पर मैंने एक को अगर रिप्लेस कर भी दिया तो दूसरा प्रोडक्ट मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कि अगर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं सिंगल यूज नहीं कर सकती, मतलब कार अगर मेरे पास है तो मुझसे खाली कार लेकर नहीं घूम सकती, मुझे उसमें पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, है ना। तो जब हम इनडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कर्व कुछ इस तरीके से होता है, एल शेप का। ठीक है, अब यहां पर आपसे यही पूछा था कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इनडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, राइट एंगल्ड, लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग, लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, या कॉनकेव टू दी ओरिजिन। तो ये होता है आपका लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समकोण, रैखिक ऊपर की ओर ढलान, रेखीय नीचे की ओर ढलान, या फिर अवतल से उत्पत्ति, है ना। तो ये है आपके ऑप्शंस जिसमें से करेक्ट आंसर है लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है, वेरी गुड। चलो
तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6। सपोज अ कैनेडियन फर्म इंपोर्ट्स बनानास ऑफ $1000। एक कैनेडियन फर्म है, ठीक है, ये क्या करती है, ये इंपोर्ट कर रही है $1000 के बनानास, है ना, और उन्हें सेल कर रही है, बेच रही है $2000 में, ठीक है, सेल कर रही है $2000 में। तो कह रहा है कि जीडीपी में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी का मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैंने 1000 के गुड्स को इंपोर्ट किया है, तो उन 1000 को चाहे मैं 2000 में बेचूं, चाहे मैं 3000 में बेचूं, उस प्रोडक्ट की फाइनल मार्केट वैल्यू क्या है, 1000 रुपए, है ना। और यहां पर हमें फायदा भी कितने का हो रहा है, 1000 का। तो ये वैल्यू मेरे जीडीपी में क्या करेगी, वैल्यू ऐड करेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी, एडिशन करेगी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्या ये वैल्यू 3000 से डिक्रीज हो जाएगी, क्या ये वैल्यू 3000 से इंक्रीज हो जाएगी, क्या ये वैल्यू 2000 से इंक्रीज होगी, या फिर ये वैल्यू 1000 से इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इट विल इंक्रीज बाय $1000। और कैसे होगी ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। राइज इन जर्नल प्राइस लेवल along with declining output in the economy। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो डिक्लाइन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट के साथ साथ सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि को क्या कहा जाता है। क्या इसे इन्फ्लेशन कहेंगे, क्या इसे डिफ्लेशन कहेंगे, क्या इसे स्टैग्नेशन कहेंगे, या स्टैगफ्लेशन, या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप सभी को पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जब प्राइसेस घट जाते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि जब आपके प्राइसेस बहुत स्लो रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। और ऐसे ही आता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ तो आ गया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई और आपके गुड्स का प्राइसेस बढ़ गया, उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन के क्या कारण है, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके पास डिमांड ज्यादा आ गई है, लेकिन आपको उतनी सर्विस मतलब उतनी सप्लाई आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस विल राइज, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यहाँ पर occurs when the supply is restricted, सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब कि जो इनपुट्स लग रहे थे उन इनपुट्स के आने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ रहा है। अब कॉस्ट बढ़ेगा इनपुट्स का, तो भाई प्रॉफिट उसमें अपना ऐड करेंगे, तो इससे प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो इसे कहा जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ऐसे अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। अब बहुत टाइप्स के आपके पास क्या है, इन्फ्लेशन है, और ये सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में। स्टैगफ्लेशन क्या है, एलिवेटेड इन्फ्लेशन दैट इज अकम्पेन्ड बाय स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा इन्फ्लेशन जिससे आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाए, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ रुक जाए या फिर बहुत धीरे हो जाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, ये बढ़ जाए, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन और उसके टाइप से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले,
मैंने क्लासेस में इस टॉपिक को डिटेल में कराया हुआ है। आई गेस मैंने इस पर 3 या 2 लेक्चर्स लिए हुए हैं जिससे मैंने काफी डिटेल में आपको इन्फ्लेशन टॉपिक को पढ़ाया है। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, What kind of economics explain the phenomenon of cause and effect relationship? देखो 4 टर्म दे रखे हैं यहाँ पे, पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। किस प्रकार का अर्थशास्त्र कारण और प्रभाव संबंध की घटना की व्याख्या करता है। नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, माइक्रो, मैक्रो। देखो आपको पता है माइक्रो का मतलब होता है जब आप स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। मैक्रो लेवल का मतलब होता है जब आप लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है एज इट इज, कोई सिचुएशन कैसी है आप उसे देख रहे हैं, है ना, उसका कॉज एंड इफेक्ट देखा और हो गया। नॉर्मेटिव क्या होती है, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, व्हाट इट शुड बी, ठीक है, या फिर आप कहेंगे आउट टू बी, ओके। और बेहतर तरीके से यहां समझिए, पॉजिटिव क्या होता है, इज, वाज, विल बी। व्हेन प्राइसेस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेजेस, जैसे कि जब प्राइसेस कम होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी परचेजेस को डिले कर देते हैं, ठीक है, प्राइसेस कम हो गए भाई ले लेंगे। तो इसे आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, इस पे आप बताते हैं कि क्या एक्चुअल में चीजें हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, आउट टू या फिर शुड, क्या होना चाहिए। जैसे ये कह रहा है ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन, कि भाई ऑरेंज कलर ना ग्रीन कलर से अच्छा है, लेकिन ये पर्सन कहे कि नहीं भाई मुझे तो ब्लू कलर ग्रीन से ज्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं होता। यहाँ पर सब्जेक्टिव कंसेप्ट लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमसे कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पूछा, तो कॉज एंड इफेक्ट इसका कीवर्ड है, और कॉज एंड इफेक्ट आता है आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से आपने इकोनॉमिक्स के माइक्रो और मैक्रो का क्लासिफिकेशन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन को पढ़ा है तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके हमें ये भी समझ आ रहा है कि कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप उन टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं कि इन केस अगर वहां से फिर से कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन रिपीट होता है तो वहां पर आप कोई भी मार्क्स ना करें, है ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन केस द प्राइस P, क्वांटिटी Q, चेंजेस को ब्रैकेट से यहाँ पे शो किया है, आर रिप्रेजेंटेड बाय रिस्पेक्टिव सिंबल। गिवन इन द ब्रैकेट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय। सिंपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप सभी को पता है जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ऊपर से प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, यानी कि चेंज इन प्राइस, और यहां पर आता है चेंज इन क्वांटिटी, और ये नेगेटिव में होता है, विच शोज नेगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसका एक और आंसर आपको पता है, डेल्टा क्यू है तो मुझे इसे कैसे शो करना है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, ठीक है। देन P2 माइनस P1 अपॉन P1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ सॉल्व करने का, है ना। वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, वो डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें यहीं पे मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए, ओके। और एमपी सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच is the other name given to average revenue curve? Average revenue curve, total revenue upon quantity, यहां से निकलता है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कर्व सेम आपके डिमांड कर्व की तरह होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है।
तो एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके एमपीपीएससी वाले एग्जामिनेशन में भी रिपीट हुआ है। अभी हम वैसा एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि आपको समझ आएगा कि सेम कंसेप्ट जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पर एमपी सेट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। सेशन कंप्लीट होने के बाद हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी सेट के पीवाईक्यूज कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो एमपी सेट में 10 क्वेश्चंस हैं और एमपी पीएससी की जब हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें 27 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हमारे पास बन जाते हैं 37 क्वेश्चंस, जिसमें से 10 हम डिस्कस कर चुके हैं और 37 में से 10 डिस्कस कर चुके हैं, 27 अभी तक हमारे पास रिमेनिंग है। तो हम कोशिश करते हैं 7 और क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस बच जाए। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरे के पूरे 37 क्वेश्चंस अगर हम एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे तो उससे आपको बहुत बर्डन फील होगा, बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी और लेक्चर भी काफी लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसलिए चाह रही हूं कि हम यहाँ पर इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 इस तरीके से करके आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड करें। ठीक है, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि अभी जो हम सेशन कर रहे हैं ये हमारा पार्ट 1 है और इसमें हम थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल, तो ये चीजें आपको समझ आ गई। यहाँ पर हमने अभी तक एमपी सेट के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया। पीटी पे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इस वाले इसको करते हैं सॉल्व। एक मिनट रुकिएगा। आई होप द स्लाइड इज विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। अब हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन है कि आप अगर दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने को मिलेगी अगर आप हमारे ऐप से इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम यहाँ से जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन दैट आर फ्रॉम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, क्या आपको ये रेड मार्कर विजिबल है या मैं इसका कलर चेंज करूं? आई गेस इसका कलर चेंज करने की जरूरत है। कौन सा कलर इस पे विजिबल होगा? थिकनेस बढ़ा देती हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ, ठीक है। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3 और हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4th 5-year प्लान इन आवर कंट्री वाज। देखो, जब हम 5-year प्लान की बात करते हैं तो आपको पता है इकोनॉमिक प्लानिंग की हमारी देश को जरूरत पड़ी थी और 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्थापित किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम टारगेट सेट कर सके कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या जो हमारी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की उसमें किन किन चीजों पे फोकस करने वाली है। इसके लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग को करते हैं। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जो कि ये सारे डिसीजन लिया करता था, लेकिन 2015 में हमने इसको रिप्लेस कर दिया गया और हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग वो इस सभी के डिसीजंस को अब लेता है। तो जब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1950 से ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, बट हमने जो 5-year प्लान्स में पहला 5-year प्लान आया था
दैट वाज फ्रॉम 1st April 1951 टू 31st March 1956। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, यहां पर पहला 5 ईयर प्लान आया। हमसे पूछा है 4th 5 ईयर प्लान। देखो अगर आपको नहीं भी पता चलेगा ना तो भी आप इसे कर लोगे। ये 1956 है, फिर 1956 से 1961, हाँ 1961 से 1966, फिर यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड करी थी ये वाली, देखो हाँ ये 1951 से 56 मैंने सही तो लिया, फिर कहाँ पे गड़बड़ करी है, 56 से 61, ओके 56 से 61, देन 61 से 66, ओके 61 से 66, हाँ ठीक है। 4th 5 ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा हो जाएगा 69 से 1974। तो ऑप्शन देखो 1969 से 1974, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आप नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो अगर आपको सिर्फ एक चीज याद है कि 1951 से पॉलिसी स्टार्ट हुई थी तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको कंप्लीट करना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना और भी मुश्किल नहीं हो पाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 टू 1974। हाँ ठीक है, ओके। 51, 56, 56, हाँ फिर 3 एनुअल प्लान्स था ना यहाँ पे 66 से 69, तो 4th में आपका 69 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज। देखो हम दो तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें हम अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज से जुड़ते हैं जहां से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो, जहां से हमें कुछ ना कुछ इनकम मिले। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये एक्टिविटीज क्या करती हैं, ये हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करके देती है, इसी ऑब्जेक्टिव से हम इन एक्टिविटीज को करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ हमें मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए हम करते हैं, जैसे मंदिर जाना, जो हम 11th क्लास की बुक में 1st चैप्टर में एग्जाम्पल पढ़ा करते थे, है ना, किसी को फीड करना, खाना खिला दिया, तो ये सब मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है क्या, पॉलिटिकल एडवांटेज, राजनीतिक लाभ, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट, पर्यावरण में सुधार, प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना, सोशल डेवलपमेंट करना। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म इज यूज्ड फॉर। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हम कितने टाइम तक जीवित रहेंगे, इसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, क्या हम इसे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेजर करते हैं, क्या हम इसे पॉवर्टी से मेजर करते हैं, क्या हम इसे इनकम से मेजर करते हैं, या हम इसे एज से मेजर करते हैं। तो भाई एज से मेजर किया जाता है। पहले के टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 65 या 68 आई गेस एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हुआ करता था, जो कि अब चेंज हो गया, अब अराउंड 70 टू 72 कोई भी पर्सन सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, शायद एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, नहीं याद है मुझे, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो एग्जैक्ट एज था शायद 70 टू 72 आई गेस इतना ही है, या 75 तक है, बट उससे ज्यादा नहीं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कोई पर्सन कितने टाइम तक जीवित रहेगा, तो दैट इज रिलेटेड टू एज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मिक्स्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित का सह अस्तित्व कहा जाता है, किसका। आपने इकोनॉमिक में पढ़ा है और आप सभी को पता है कि हमारे पास 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहता है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें
पब्लिक सेक्टर का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। कैपिटलिस्ट जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल है, सोशलिस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का रोल है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें पब्लिक भी आता है, प्राइवेट भी आता है। अब किस ऑप्शन में दोनों चीजें हैं, देखो यहाँ पर है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, नो। प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स, निजी या फिर संयुक्त क्षेत्र, नो। पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र, नो। पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें पब्लिक भी आएगा, प्राइवेट भी आएगा और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर कमिटी इज कंसर्न्ड विद। तो देखो बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती थी जब हम एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए काम करते थे। तो यहाँ पर जैसे तेंदुलकर कमिटी है, तो तेंदुलकर कमिटी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाई गई थी। तेंदुलकर कमिटी यहाँ पर एक एक्सपर्ट ग्रुप के हेड थे, दैट इज प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर, जिन्होंने 2005 में एक ऐसा मेथोलॉजी ढूंढने की कोशिश करी, एक मेथोलॉजी को रिव्यू करा जिसका जो पर्पस था वो था कि हम पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करें और कैसे उसे कम करें। तो इसमें कुछ रिकमेंडेड चेंजेस दिए गए और तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2009 में सबमिट करी थी। तो ये जो रिपोर्ट है तेंदुलकर कमेटी, ये पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाई गई थी 2005 में, लेकिन इसका जो सबमिशन हुआ था वो हुआ 2009 में विद सम चेंजेस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमिक्स गिवन बाय। वांटलेसनेस मतलब आपको अपनी इच्छा चाहिए ही नहीं, मतलब ऐसी इकोनॉमिक्स को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं जहां पे कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये किसने किया था भाई, ये किया था जेके मेहता ने। जो मार्शल है, मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी वेलफेयर को लेकर। ठीक है, सैमुअल्सन ने ग्रोथ को लेकर डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ ने जो है अपनी वेल्थ को लेकर डेफिनेशन दी थी। तो ये जो वांटलेसनेस है ये एक नया चीज है और ये डेफिनेशन दी थी आपकी जेके मेहता ने। किसने? जेके मेहता ने। ठीक है, नेक्स्ट, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय। तो अभी मैंने बताया वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। ग्रोथ की डेफिनेशन आपके सैमुअल्सन ने। आपका जो एडम स्मिथ था, एडम स्मिथ ने दी थी वेल्थ की और रॉबिन्स ने दी थी आपकी स्कैरसिटी की डेफिनेशन। तो बेसिकली 4 ऑथर्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, इन डैश मार्केट कंडीशन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज कंप्लीटली इलास्टिक। कह रहा है कौन से मार्केट कॉम्पिटिशन में जो आपकी डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो इलास्टिक होती है, मतलब जो चेंज करेगी। आप सभी को पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, एंट्री एग्जिट फ्री है और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। मोनोपोली, जहां पर सिर्फ एक सेलर है, उसका खुद का प्राइस चलता है जो वो सेट करना चाहे। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटर, या ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यही लोग आते हैं। मोनोपोली हो गया आपका, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया। ओलिगोपोली जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं। तो ऐसा मार्केट कंडीशन जहां पे आपकी इलास्टिक डिमांड हो उसे क्या कहा जाता है? वो होती है आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब इस चार्ट से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज, प्रोडक्ट होमोजीनियस, फ्री एंट्री, डिग्री ऑफ मोनोपोली 0, प्राइस पॉलिसी प्राइस टेकर, मार्केट का नॉलेज कंप्लीट है, इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक, मोनोपोली लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक लेस इलास्टिक, ओलिगोपोली भी लेस इलास्टिक, है ना। तो ये मैंने इमेज आप लोगों के लिए ऐड करी है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और क्लासेस में भी मैंने इन कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कराऊंगी, नहीं तो ये सेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और लेंदी होने की वजह से बच्चों को फिर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है। एक सेशन को अगर हम इतना लेंदी रख देंगे तो फिर वो थोड़ा बाहर चला जाता है हमारी कैपेसिटी के, हम इतना ही मिनट फोकस कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप फोकस के साथ लेक्चर को देखना चाहते हैं तो ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड MP सेट PYQ सॉल्व कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स।
नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। एंड अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, हमारे ऐप से प्रिपरेशन कीजिए जहां पर आपकी प्रिपरेशन बेहतर बनेगी और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अफेयर्स विद बिजनेस, सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye students. Take care of yourselves. Bye bye.